आइए दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी की साइंस करते हैं। एग्जाम में 25 नंबर की पूछी जा सकती है। अभी आसान क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे इसका। जीवन का ब्लूप्रिंट है, मतलब जीवन का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है डीएनए, दूसरा ऑप्शन है आरएनए, तीसरा ऑप्शन है कोशिका, चौथा ऑप्शन है केंद्रक। तो इसका सही आंसर होगा डीएनए। जीवन का ब्लूप्रिंट डीएनए को कहा जाता है। डीएनए अलग अलग इंसान में अलग अलग होता है, इसी से जीवन का एक महत्व जुड़ा होता है। इसे जीवन का ये डीएनए को जीवन का रासायनिक ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। इससे व्यक्तियों की पहचान की जाती है। डीएनए और आरएनए से ही लड़का और लड़की की पहचान होती है। इसमें जीनोम और एक्सोम दो रासायनिक ब्लूप्रिंट होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोनित मेरिनो मेमना है? पहला ऑप्शन है सूजी, दूसरा ऑप्शन है माइजी, तीसरा ऑप्शन है मालिंडा, चौथा ऑप्शन है डॉली। तो इसका सही आंसर होगा डॉली। सही उत्तर डॉली होगा। इसकी कुछ विशेष जानकारी। डॉली क्लोनित मेरिनो मेमना है। यान विल्मुट, कीथ कैंपबेल तथा उनके सहयोगियों द्वारा किए हुए प्रथम स्तनी डॉली का जन्म 5 जुलाई 1996 हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है, मानव जीनोम परियोजना का नेतृत्व किसने किया था? पहला ऑप्शन है फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वाटसन, दूसरा ऑप्शन है क्रेग बेटर और फ्रांसिस कॉलिंस, तीसरा ऑप्शन है ग्रेगर मेंडल और चौथा ऑप्शन है विलियम बैटसन। तो इसका सही उत्तर होगा क्रेग बेटर और फ्रांसिस कॉलिंस ने मानव जीनोम परियोजना का नेतृत्व किया था। मतलब इन मानव जीनोम परियोजना की खोज क्रेग बेटर और कॉलिंस दोनों ने मिलकर की थी। अपने पाठ के अनुसार पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए आनुवांशिक लाइब्रेरी क्या हो सकती है? तो पहला ऑप्शन है बायो इंजीनियरिंग प्रयोगशाला, दूसरा ऑप्शन है मानव जीन, तीसरा ऑप्शन है मानव जीनोम प्रोजेक्ट, चौथा ऑप्शन है जैव विविधता। तो इसका सही उत्तर होगा जैव विविधता। आनुवांशिक लाइब्रेरी, इसे मानव का जीन बैंक भी कहते हैं। इसके अलावा अतिरिक्त जानकारी, जैव विविधता एक जीन बैंक है जिसे आनुवांशिक लाइब्रेरी भी कह सकते हैं। यह पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण या आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, जर्सी सांड जो संकरण में इस्तेमाल होता है किस जगह की मोहक उपजाति है? पहला ऑप्शन है इंग्लैंड की है, दूसरा ऑप्शन फ्रांस की, तीसरा ऑप्शन हॉलैंड की, चौथा ऑप्शन है स्विट्जरलैंड की। इसका सही उत्तर होगा इंग्लैंड। ये मोहक उपजाति इंग्लैंड की है। अगला क्वेश्चन, फेफड़ों के आवरण को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है पेरिकार्डियस, दूसरा ऑप्शन है फुफ्फुस झिल्ली, तीसरा ऑप्शन है पेरिकॉन्ड्रियम, चौथा ऑप्शन है पेरिटोनियम। तो इसका सही उत्तर होगा फुफ्फुस झिल्ली। फुफ्फुस झिल्ली को प्लूरल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इंग्लिश में से प्लूरल मेम्ब्रेन झिल्ली भी कहा जाता है। यह फेफड़ों के आवरण को ढककर रखता है फुफ्फुस झिल्ली। ये अतिरिक्त जानकारी, फेफड़ों के आवरण को फुफ्फुस झिल्ली या प्लूरल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। यह फेफड़ों को बाहरी आघात से
बचाने का कार्य करता है। मतलब जो बाहरी ये झिल्ली जो बाहरी प्रतिक्रिया होती हैं उससे फेफड़ों को सुरक्षित रखती है। स्तनधारियों तथा अधिकांश कशेरुकों में 2 फेफड़े उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन, किस प्रक्रिया के द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं? तो पहला ऑप्शन है सक्रिय परिवहन, दूसरा ऑप्शन है विसरण, तीसरा ऑप्शन है विसरण और सक्रिय परिवहन, चौथा ऑप्शन है परासरण। तो इसका सही उत्तर होगा विसरण। विसरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और उसे छोड़ती भी हैं। रुधिर मतलब रक्त, मतलब ब्लड में प्रवेश करती हैं। अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कहलाता है। पहला कंडरा, दूसरा है स्नायु, तीसरा न्यूरॉन्स, चौथा वसैमय। इसका सही उत्तर हो हड्डियों या मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कहलाता है कंडरा इसे कहते हैं। अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कंडरा, जिसे टेंडन भी कहते हैं, जबकि अस्थियों से जोड़ने वाली संयोजी ऊतक को स्नायु या लीगामेंट कहते हैं। हड्डियों को मांसपेशी से जोड़ने वाले ऊतक को टेंडन कहते हैं और हड्डियों से जोड़ने वाली ऊतक को लीगामेंट कहते हैं। मनुष्यों में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है? पहला ऑप्शन है मस्तिष्क क्षमता, दूसरा ऑप्शन है अंतरिम आयु, तीसरा ऑप्शन है अंतरिम ऊंचाई और चौथा ऑप्शन है औषधि व्यसन। तो इसका सही उत्तर अंतरिम आयु। मतलब मनुष्यों में अस्थि भवन का परीक्षण किया जाता है अंतरिम आयु के लिए। कोशिकाओं से नई हड्डी के गठन की प्रक्रिया को अस्थि भवन कहते हैं। मतलब जो कोशिकाएं होती हैं उनमें से नई हड्डी बनती हैं, उनकी प्रक्रिया, जो उनका कार्य होता है, उनकी कार्य के दौरान कहते हैं अस्थि भवन। अस्थि भवन परीक्षण द्वारा मनुष्य की अंतरिम आयु का पता लगाया जाता है। मानव की पसलियों के साथ जुड़ी होती हैं। पहला क्लेविकल, दूसरा ऑप्शन है ईलियम, तीसरा ऑप्शन है स्टर्नम, चौथा ऑप्शन है स्कैपुला। तो मानव की पसलियों के साथ स्टर्नम जुड़ी होती है, स्टर्नम बोन। मानव में कुल 12 जोड़ी अर्थात 24 पसलियाँ होती हैं, ये स्टर्नम के साथ जुड़ी होती हैं। मानव में कुल 12 जोड़ी पसलियाँ जो होती हैं वो फेफड़े में जो ये जैसे ये लंग्स हो गए, ये दोनों तरफ के फेफड़े के पीछे एक स्टर्नम बोन होती है, उसमें जो पसलियाँ होती हैं उनकी संख्या होती है 12 जोड़ी, मतलब 24 हड्डियाँ होती हैं। निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जिसमें पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय कैटाबोलिक अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित होते हैं? पहला ऑप्शन वृक्क मतलब किडनी, दूसरा ऑप्शन त्वचा स्किन, प्लीहा एक मानव शरीर के अंदर का अंग है, प्लीहा जिसे कहते हैं, और चौथा है लाला ग्रंथि। इसका सही उत्तर होगा वृक्क, किडनी बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करती है, मतलब बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थों को निष्कासित करती है। जैसे रक्त की सफाई होती है वो किडनी में ही होती है। किडनी से रक्त अलग हो जाता है और अपशिष्ट पदार्थ अलग हो जाता है।
वेस्ट पदार्थ। भ्रूण की अपरापोषिता किसमें सहायक होती है? पहला श्वसन, पहला ऑप्शन है उत्सर्जन, दूसरा ऑप्शन है श्वसन, तीसरा ऑप्शन है संरक्षण, चौथा ऑप्शन है पाचन। इसका सही आंसर होगा उत्सर्जन में सहायक होती हैं। इसके अलावा अतिरिक्त जानकारी, भ्रूण की अपरापोषिका मुख्यतः उत्सर्जन में सहायक होती है। यह भ्रूण में उपापचय, मेटाबॉलिज्म से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड एवं यूरिया आदि अपशिष्ट वेस्टेज पदार्थों का उत्सर्जन करती है। सोडियम की खोज किसने की थी? सोडियम की खोज हम्फ्री डेवी, दूसरा ऑप्शन है विलियम हेनरी फॉक्स, सर जे थॉमसन और कार्ल बेंज। तो इनमें से आपका सही उत्तर होगा विलियम हेनरी कॉक्स। सोडियम Na सोडियम का सिंबल होता है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला छठवां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व है। यह प्रयोगशाला में पूर्ण शुद्ध सोडियम को सर हम्फ्री डेवी और सर हेनरी डेवी ने 1807 ईस्वी में पृथक्करण किया था और शुद्ध सोडियम बनाया था। ये गलत ऑप्शन है, ये हम्फ्री डेवी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रमण धातु नहीं है? मतलब इनमें से कौन एक संक्रमण धातु नहीं है? एक्टिनियम, बोरियम, आजमियम और रेडियम। इनमें से कौन सी एक संक्रमण धातु का तत्व नहीं है? रेडियम एक संक्रमण धातु का तत्व नहीं है। बाकी सब ये तीनों एक्टिनियम, बोरियम और आजमियम ये सब संक्रमण धातुओं की तत्व है। ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है। ये है ना, रेडियम समूह ग्रुप 2 का तत्व है, जबकि संक्रमण धातुएं ग्रुप 3rd समूह से लेकर 12वें समूह तक पाए जाते हैं। अर्थात संक्रमण धातुएं स्तंभ 3 से 3, 12, 40, 28 तथा लैंथेनाइट, एक्टिनाइट श्रेणी में स्थित होते हैं संक्रमण धातुएं। अगला क्वेश्चन, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? तो पहला ऑप्शन है एल्यूमिनियम फास्फाइड, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजनित वेपर और चौथा ऑप्शन है एल्यूमिनियम सल्फाइड। तो इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी के कारण पीतल रंगहीन हो जाता है। ये पीतल, जिंक, कॉपर नामक ये सभी 3 धातुएं के संगठन से बना होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी के कारण जिंक हाइड्रोजन से क्रिया करके भद्दे लाल रंग का जिंक हाइड्रोक्साइड बनाता है एवं कॉपर सल्फाइड से क्रिया करके काले रंग का कॉपर सल्फाइड बनाता है। परिणाम स्वरूप पीतल का रंग रंगहीन हो जाता है। अगला क्वेश्चन, पेयजल जो पीने का जल होता है उसमें कॉपर का अधिकतम अनुमत सांद्रण कितने ml होता है? mgl मिलीलीटर होता है। 0.01 मिलीलीटर, दूसरा ऑप्शन है 0.05 मिलीलीटर, 1.0 मिलीलीटर, 2.0। इसका अनुमत सांद्रण होता है 0.2। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की प्रकाशन मतलब गाइडलाइन फॉर ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी के 4थे संस्करण 2011 में जो हुआ था के अनुसार
पेयजल मतलब पीने के जल में कॉपर की अधिकतम अनुमत सांद्रण 2.0 मिलीलीटर होती है। अतः अभी जब लोहे में जंग लगती है तो उसका भार क्या हो जाता है? पहला ऑप्शन बढ़ता है, दूसरा ऑप्शन घटता है, तीसरा ऑप्शन उतना ही रहता है, चौथा ऑप्शन अनुमेय होता है। तो इसका सही उत्तर होगा जब लोहे पर जंग लगता है तो उसका भार बढ़ जाता है। ये देखिए, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, मतलब जो केमिकल रिएक्शन लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ फेरिक ऑक्साइड होता है। यह भूरी परत के रूप में लोहे पर जम जाती है। लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन, रेयान बनाया जाता है ये प्लास्टिक से, गैसोलीन से, पेट्रोलियम से, सेल्यूलोज से। रेयान एक बहुलक है जो बहुत सारे छोटे छोटे सेल्यूलोज मिलकर रेयान बनाते हैं। रेयान एक बहुलक है। रेयान एक को कृत्रिम सिल्क भी कहते हैं। यह कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। यह सेल्यूलोज पर रासायनिक क्रिया द्वारा बनता है। रेयान एक पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड एक बहुलक है। यह पॉलीसैकेराइड बहुलक का ही एक प्रकार होता है। धातु के तार में बिजली का प्रवाह किससे बना होता है? पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही उत्तर होगा इलेक्ट्रॉन के द्वारा। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं तो धातु की तार में बिजली का प्रवाह दौड़ता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च विद्युत चालक है? पहला तांबा, दूसरा लोहा, तीसरा एल्यूमिनियम, चौथा ऑप्शन है चांदी। इसका सही ऑप्शन है तांबा। धातुओं में इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रहते हैं। धातु की तार में बिजली का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के संचरण से होता है, जैसे विकल्प ए में है। हेलो दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज थोड़ा लेवल अप रहा है, लेकिन धीरे धीरे अपन लेवल बढ़ाते जाएंगे, जिसमें से आपको भी समझ में आता जाए। लेकिन डेली प्रैक्टिस करने से ही साइंस ग्रुप डी की साइंस क्रैक होगी। तब तक के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।